आज की वीडियो सारणिक के दूसरे एक्सरसाइज के लिए है, जिसमें आपको पढ़ना है कि सारणिकों का गुणधर्म। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सारणिक के बारे में पढ़ा और सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, सारणिक का प्रयोग क्या है और सारणिक का प्रसरण कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसकी पिछली वाली क्लास में पढ़ा। और इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सारणिक का गुणधर्म, सारणिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह जो गुणधर्म होता है यह मुख्य रूप से आपकी जो सारणी का प्रसरण होता है उस प्रसरण को और ही सरल, बहुत ही सरल बनाने के लिए गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। ये गुणधर्म विशेषतः सारणी के प्रसरण के लिए ही होता है कि बिना प्रसार किए ही सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाए, और यदि इसका प्रसार किया जाए तो कितने आसानी से उसका मान ज्ञात हो जाए, उसके लिए गुणधर्म का प्रयोग करना यहाँ पे आपको बताया जाएगा। किस तरह से क्या गुणधर्म है जिसका प्रयोग हम सारणी में करेंगे तो उसका प्रसार आसानी से आ जाए, उसका मान आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि यदि इसकी पिछली वाली क्लास को आपने नहीं देखा, सारणी का प्रसरण नहीं देखा, सारणी का मान ज्ञात कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले इसकी पिछली वाली वीडियो पर जाइए, इसकी पिछली क्लास को आप पूरा अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद ही सारणी का गुणधर्म पढ़ें, जिससे कि आपको ये भी क्लास आसानी से समझ में आ जाए, पीछे वाला जो छूटा है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सारणी का गुणधर्म। सारणी के क्या क्या गुणधर्म हैं, कितने गुणधर्म होते हैं, उसको पहले मैं बता दूं। आपका जो सारणिक होता है, सारणी के पंक्तियों और स्तंभों पर जिस प्रकार से संक्रियाएं हम कर सकते हैं, संक्रिया जितनी प्रकार से हम करेंगे वही क्या होता है सारणी का गुणधर्म। जैसे आप आव्यूह में पढ़े हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम याद करते समय प्रारंभिक संक्रिया पढ़े थे, उसमें 3 संक्रिया होती है, पंक्ति में 3 स्तंभ होता है। तो उसी प्रकार से सारणिक में भी संक्रिया है और वही संक्रिया क्या हो जाता है, गुणधर्म होता है। और आपको वहाँ पे आव्यूह में मिला था कि पंक्ति और स्तंभ दोनों पे 3-3 संक्रिया होती हैं, कुल मिला के 6 संक्रिया हैं। तो यहाँ सारणिक में अकेले ही क्या है, 6 संक्रियाएं हैं, पंक्ति स्तंभ चाहे आप जिसमें करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहली संक्रिया आपकी है, सबसे पहला गुणधर्म आपका है, किसी सारणिक का मान इसके पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर विनिमय करने पर अपरिवर्तित रहता है। अर्थात एक सारणिक है, उसके पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे देखिए आपका कोई सारणिक है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक। अब ये सारणिक है, इसके पंक्ति स्तंभ को परस्पर, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर क्या कर दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए। अर्थात जब इसका हम विनिमय करेंगे तो मान लीजिए डेल्टा बना गया, तो ये क्या होगा, A1 A2 A3। अब ये पंक्ति था, स्तंभ बना दे रहे हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है, ये आपका पंक्ति था। अब क्या बना दिया गया, हम क्या बना दिया, स्तंभ। अब देखिए जो इन दोनों का मान होगा, आप प्रसार करेंगे, जो इनका मान मिलेगा उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको, दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। तो आप दोनों स्थितियों में देखेंगे कि उनके प्रसारण करने पे जो मान प्राप्त होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से आपको आव्यूह में थोड़ा सा ले चलते हैं कि जब ये सारणी बनाया गया तो सारणी कैसे बना होगा, ये पहले एक आव्यूह रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, आव्यूह रहा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए है, और जब आव्यूह में आप पढ़े हैं पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दें, तो वह आव्यूह क्या होता है, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। अर्थात ये क्या रहेगा, तब ए डैश हो जाएगा। इसके पहले वाली बात हम बता रहे हैं, जैसे आप सारणिक बना है तो सारणिक के पहले क्या रहा होगा, आव्यूह है, तो आव्यूह ए है, इसके पंक्ति स्तंभ को परिवर्तित कर दिए गए तो ए डैश हो गया। तो ये जो सारणिक है ये किसका सारणिक है, इस आव्यूह का सारणिक है, ठीक। इस आव्यूह का सारणिक ये है और इस परिवर्त आव्यूह का सारणिक ये है। तो इन दोनों का मान क्या आ रहा है, देख रहे हैं, बराबर, डेल्टा बराबर डेल्टा वन, मतलब ये सारणिक का मान इस सारणिक का मान क्या आएगा, बराबर। तो यहाँ पे आप ये भी पा सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डैश। अर्थात कोई आव्यूह है उसका सारणिक और उस आव्यूह के परिवर्त का सारणिक दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि ये पहला गुणधर्म है, पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। इस पे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, सभी गुणधर्म को देखेंगे और उस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आपका ये देखने को भी मिल जाए कि कैसे बराबर होता है। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, इसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि इनमें पंक्ति और स्तंभ को बदल दिया जाए तो दोनों सारणिक का मान बराबर कैसे होता है। तो पहले हम इस सारणिक का मान याद कर लेते हैं।
तो आप क्या करते हैं, सारणी का प्रसरण कैसे करते हैं, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो R1 में देखो पहला अवयव 2 है, इसका चिन्ह प्लस होता है तो प्लस ही रहने दो। इसका उपसारणी कौन होगा, 0 4 5 -7, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस, फिर ये अवयव रखेंगे तो ये अवयव -3 है। इसका उपसारणी कौन होगा, ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ेंगे 6 4 1 -7, प्लस होता है इसका चिन्ह, और फिर ये अवयव रखिए, फिर ये स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे तो 6 0 1 5, ये आपका आएगा। इसका गुणा कर दीजिए तो 0 -20, ये +3 -42 -4, ये कितना आएगा 5 6 30 -0, तो ये आपका आ गया -20, गुणा करेंगे -40, और ये कितना आएगा 46 × 3 = 18 138, और ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +150। तो ये देखिए कितना हो गया -178 + 150, तो 178 में 50 घटा दीजिए तो -28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पंक्ति स्तंभ का विनिमय कर दे, उसके बाद इसका मान ज्ञात करें। तो Δ1 क्या आएगा, इसका जो ये पंक्ति है इसको क्या बना देंगे स्तंभ, 2 -3 5 6 0 4 और 1 5 -7। ठीक है, अब इसका आप प्रसार करिए, R1 के अनुदिश प्रसरण करिए, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या आएगा, Δ1 = 2 हो गया। इसका उपसारणी कौन होगा, 0 5 4 -7, इसका चिन्ह -6, और ये -3 5 5 -7, प्लस इसका चिन्ह प्लस होता है तो +1, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, बचेगा -3 0 5 और 4। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका मान हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 हो गया, 0 -20 -6 21 -25 +1 -12 -0, तो ये आएगा -40, ये आएगा -4 + 6 24 और -12, तो ये देखो कितना आ गया -40, 24 में 12 घटा दीजिए 12, तो ये घटाएंगे तो 28। देख रहे हैं दोनों का मान सेम आ रहा है। यहाँ से आपका ये जो गुणधर्म है ये आपको पता चल गया कि कोई भी सारणिक है उसके पंक्ति को स्तंभ बना दे, स्तंभ को पंक्ति बना दे, तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा गुणधर्म देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि यदि एक सारणिक के कोई दो पंक्तियों, एक सारणिक है उसके दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। दो पंक्ति हैं एक दूसरे में परिवर्तित कर दे, दो स्तंभ हैं एक दूसरे में परिवर्तित कर दे, तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सारणिक का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित। परिवर्तित होने का मतलब जैसे अभी सारणिक हमारा है उसका मान 5 आ रहा है, यदि उसके दो पंक्ति को आपस में बदल दे या दो स्तंभ को आपस में बदल दे, तब जो सारणिक का मान मिलेगा वो -5 आएगा। मतलब इधर +5 आएगा तो उधर -5 आएगा, या इधर -10 आया है तो उधर +10 आएगा। इस तरह से उसका चिन्ह क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई सारणिक आपका दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, अब इसके दो पंक्ति को चेंज कर दो। दो पंक्ति मतलब जैसे R1 को R2 बना दो, R2 को R1। जब आप चेंज करेंगे तो इसको संकेत रूप में इस तरह से लिखेंगे। तो जब ये परिवर्तित हो गया तो ये R1 R2 है तो R2 कहाँ चला गया, R1 के स्थान पे, और R1 कहाँ गया, R2 के स्थान पे। क्लियर है बात। और ये C1 C2 C3, तब इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये बराबर डेल्टा है। आएगा समझ में। जैसे इसका मान 10 आएगा तो इसका मान क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक, या आप स्तंभ को चेंज कर लीजिए। स्तंभ चेंज करने मतलब जैसे आप कर सकते हैं C1 को C2 बना लो और C2 को C1 बना लें, तब क्या होगा, तब डेल्टा का मान अब C1 C2 हो जाएगा, C2 C1, मतलब A2 B2 C2 और A1 B1 C1, इधर A3 B3 C3, तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है बात। चाहे आप दो पंक्ति को एक दूसरे परिवर्तित कर दीजिए, चाहे दो स्तंभ को, तो उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात चिन्ह आपको बदल जाएगा। इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका मान माइनस कैसे हो रहा है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले हम क्या करें, इसका मान ज्ञात कर लो, उसके बाद इसको बदल करके देखें इसका मान ऋणात्मक होता है कि नहीं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप
R1 के अनुदिश प्रसरण कर लीजिए। अनुदिश प्रसरण करने पर प्रसरण करेंगे तो क्या मिलेगा, ये डेल्टा बराबर पहले पंक्ति के स्तंभ में अवयव 2 है, इसका उपसारणी कौन होगा 0 4 5 -7, फिर इसका चिन्ह कहते हैं माइनस, फिर ये अवयव इसका उपसारणी कौन होगा 6 4 1 -7 प्लस अवयव होता है फिर 6 0 1 5। ठीक, ये कितना आएगा 0 - 20, ये हो गया +3 -7 × 42 -4, ये हो गया 5 30 - 0, ये कितना आएगा -40 और -138। अभी ये क्वेश्चन लगाए थे और ये +150, तो ये कितना आएगा 78 -28, क्या आ गया -28। अब क्या करें हम, इसके दो पंक्तियों को परस्पर बदल दे या दो स्तंभों को, तो हम दो पंक्ति बदल दे रहे हैं। कौन सा, ये आपका यहाँ पे सारणी लिखेंगे, उसके बाद संख्या लेकर आएंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, R2 को R3 बना दो और R3 को R2। मैं R3 और R2 को चेंज कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। तो डेल्टा क्या होगा, R1 आपका वही है, R2 आपका, ये R3 यहाँ चला जाएगा, R2 यहाँ चला जाएगा, तो 1 5 -7 और 6 0 4। अब इसका प्रसारण करिए, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो क्या होगा 2 और ये हो गया 5 -7 0 4 माइनस, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 -7 6 4, फिर ये +5, इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए 1 5 0 6 0। अब देखिए इसका मान कितना आ रहा है, इसका हम प्रसार कर दें, 2 हो गया और 20 - 0 +3 4 -+ +7 × 42 और +5 0 - 30, तो ये क्या आएगा 40 + 138 -150। अब देखिए 178 में 150 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। आप देखो इधर -28 आया था, इधर क्या आ जाएगा +28, मतलब कि इसका चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये माइनस था यहाँ प्लस हो गया। चाहे जैसे आप बदलिए, पंक्ति स्तंभ कोई भी चेंज करिए, उसका मान बस प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर। तीसरा गुणधर्म देखिए, इसमें दिया है कि यदि कोई सारणिक है, उस सारणिक का यदि दो पंक्ति समान हो या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। अर्थात कोई भी सारणिक है, उसमें दो पंक्ति के संगत अवयव समान मिल जाए या दो स्तंभ के संगत अवयव समान मिल जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे आपका A1 B1 C1, इधर A2 B2 C2, फिर इधर मिल जाए A1 B1 C1। तो आप देख रहे हैं इस सारणिक में ये वाली पंक्ति समान है, तो इस सारणिक का मान क्या रहेगा 0 के बराबर रहेगा। समझ रहे हैं, चाहे दो पंक्ति बराबर हो चाहे दो स्तंभ बराबर हो तो उस सारणिक का मान क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा। एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है 1 2 3 5 6 3, फिर 1 2 3 कर लीजिए, यही है। इसका प्रसार करिए, देखिए 0 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार कर दीजिए। अनुदिश प्रसारण करने पर क्या मिलेगा, डेल्टा बराबर आएगा 1। फिर इसका ये उपसारणी जब लेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 -3 दूने 6, फिर इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, फिर ये हो जाए, फिर इसके पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये सारणी बनेगा, तो 5 3 15 -3 1 3, फिर इसका चिन्ह होता है +3। अब इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ दीजिए तो बचेगा 5 दूना 10 -6 1 6। समझ रहे हैं। तो इस अवयव को लेकर के आप प्रसार कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 18 6 के 12 के 12 और ये कितना 12 12 दूने 24 और ये कितना आएगा 4 3 12। देखो 12 12 क्या हो गया 24 -24, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो आपको यहाँ पे जब भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर मिल जाए या एक अनुपात में मिले, बराबर अनुपात में मिले, तभी आप कह सकते हैं कि वह सारणिक का मान क्या रहेगा 0। जैसे अनुपात बराबर का मतलब, जैसे यहाँ 1 2 3 आ गया, यहाँ पे आपको मान लीजिए 2 4 6 मिल गया, 2 4 6 मिल गया तो 2 कॉमन कर लेंगे तो अनुपात बराबर है, फिर वही आ जाएगा। जब अवयव बराबर हो जाएंगे तो आप सारणिक का मान क्या रख देंगे 0 के बराबर, और सीधा सीधा लिख देंगे कि प्रगुण से इसका मान 0 है या गुणधर्म से। ठीक। इसका चौथा गुणधर्म देखते हैं। ये आपका गुणधर्म आव्यूह के
गुणनफल जो अवयव का एक अदिश के साथ गुणन था उसके गुणधर्म से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, एक सारणिक है उसके किसी एक पंक्ति में किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करें, कोई भी अचर है उससे गुणा कर दें, तो उस सारणी का मान भी के से गुणित हो जाता है। मतलब कि एक ही पंक्ति में गुणा करने से उस सारणी के पूरे मान में उस संख्या का गुणा हो जाता है। अर्थात आपको यहाँ पे हम दिखाएं, जैसे आपका अवयव डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। क्लियर। अब इसके किसी एक पंक्ति में किसी एक स्तंभ में किसी में भी के से गुणा अगर हम करें, मान लीजिए इसके R1 में हम गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया KA1 KB1 KC1, बाकी A2 B2 C2 A3 B3 और C3 है। अगर इसमें गुणा करें तो जो डेल्टा का मान होगा, साढ़े का मान होगा, उसमें भी इस के का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। मतलब कि एक ही पंक्ति में अगर गुणा कर रहे हैं तो उसका मान जो आएगा, अब इसको अगर प्रसार करें इसका जो मान आएगा और इस साड़ी का जो मान आएगा उसमें के का गुणा करें तो ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इस गुणधर्म में आपको ये मिलेगा कि किसी भी संख्या का किसी पंक्ति अथवा स्तंभ गुणा कर दें तो उसका मान उस सारणी के गुणनफल के संख्या के साथ गुणनफल के बराबर होता है। या आप इसमें ये भी देखेंगे कि जैसे आपका कोई आप सारणी मिल गया, जैसे ये डेल्टा है 1 2 3 0 2 5 1 3 1, ये सारणी है। ठीक है। अगर इसमें हमें R1 R2 R3 किसी में गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है, तो आप जब R1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा आप इस साइड करेंगे तो इधर भी सारणी में 2 का गुणा हो जाएगा, अर्थात 2 इंटू डेल्टा इक्वल टू ये 2 0 2 2 2 3 और 3 5 1 हो जाता है। ये आपका सारणी का गुणधर्म है। किसी एक पंक्ति में या स्तंभ में गुणा करेंगे तो सारणी के साथ उसका गुणनफल हो जाता है। अभी हम ये दोनों आपको दिखाएंगे कि ये दोनों मान बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। यदि गुणधर्म है तो बराबर होगा ही, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले इस सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं। R1 के अंदिश प्रसार करो तो ये अवयव लीजिए, इसके साथ इस पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 2 1 के 2 माइनस 15, इसका चिन्ह माइनस तो 0 है तो 0 लेना जरूरी है नहीं, फिर ये +1, इसका उपसारणी लीजिए, पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो 2 5 10 माइनस 6, तो ये कितना हो गया -13 और ये कितना होगा +4, तो -9 आएगा। इस सारणी का मान अभी कितना है -9। अब 2 का गुणा करें, अगर इसके इस पंक्ति में 2 का गुणा करें तो ये सारणी बनेगा, तो ये किसके बराबर आएगा, इसके गुणनफल, मतलब इसमें 2 का गुणा करें तो इसका मान कितना आ रहा है -18, तो ये -18 आना चाहिए, इसका भी मान -18 आना चाहिए तभी बराबर होगा। अब इसका देखो प्रसार करो R1 के अंदिश, तो 2 हो गया, इसका पंक्ति स्तंभ लीजिए 2 माइनस 15 -0, इसको छोड़ दीजिए, फिर ये +2, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, 2 5 10 -6, कितना हो गया 13 दूना 26 और ये 4 दूना 8, तो कितना आ गया, -18 हो गया। देख रहे हैं मान बराबर आ रहा है। तो एक ही पंक्ति में एक ही स्तंभ में गुणा करने से उसका मान पूरे सारणी के मान के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें आपको यहाँ से एक दो पॉइंट और मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सारणी दिया गया है, उस सारणी में यदि आप कॉमन पा रहे हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया, 1 2 3 0 1 1, ये सारणी है। अगर इस सारणी में हम देखें तो इसमें आप 5 कॉमन देख रहे हैं, एक ही पंक्ति में कॉमन है तभी आप कॉमन कर सकते हैं, एक ही स्तंभ में कॉमन है तभी कॉमन कर सकते हैं। जैसे आप अवयव में पढ़े हैं कि तीनों पंक्तियों स्तंभ मतलब सभी अवयव में कॉमन होना चाहिए तभी कॉमन करते हैं, लेकिन अवयव को यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ सारणी है, सारणी में अलग होता है अचर के साथ गुणन, एक ही पंक्ति में गुणा कॉमन मिल रहा है तो एक ही पंक्ति आप बाहर कर लेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 5 आप बाहर कर सकते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 और 0 1 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं, एक ही पंक्ति में कॉमन है, एक ही स्तंभ में कॉमन है, तब भी आप कॉमन कर सकते हैं। और देखिए यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो सारणी का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये 5 गुणे 0 रख दीजिए, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अभी इसके पहले वाला जो तीसरा गुणधर्म था, यदि किसी पंक्ति दो पंक्तियों दो स्तंभों के संगत अवयव क्या है, समान है, तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखो मिला क्या कि ये वाला पंक्ति ये वाला पंक्ति, इसमें कॉमन मिला तो कॉमन कर लिए, दोनों पंक्तियाँ मिल गई, बराबर मिल गई। जब बराबर मिल गया तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। पांचवा गुणधर्म देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है
कि यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में, मतलब कोई पंक्ति हो या स्तंभ हो वो योगफल के रूप में हो, दो पद के रूप में हो, तीन पद के रूप में हो, योगफल के रूप में है, तो आप क्या करेंगे, उस सारणी को दो सारणी के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये दो पदों के योगफल में है तो दो सारणी बन जाएगा अलग अलग योगफल, तीन पद के योगफल में है तो तीन सारणी बन जाएगा अलग अलग। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए एक सारणी है डेल्टा बराबर A1 प्लस लैम्डा 1, B1 प्लस लैम्डा 2, C1 प्लस लैम्डा 3, फिर इधर है B2 सॉरी A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये आपका सारणिक है। अब इस सारणिक देख रहे हैं ये पंक्ति जो है योगफल के रूप में, सभी पद योगफल के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं योगफल के रूप में तो आप जीरो लिख सकते हैं। तो जब योगफल के रूप में रहेगा तो उसको दो अलग अलग सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, सारणिक ही योगफल हो जाएगा। मतलब एक बार ये वाला अवयव लेकर के सभी पहला अवयव लेकर सारणी बना लीजिए, एक बार ये दूसरा अवयव लेकर के सारणी बना लेंगे। तो कैसे बनेगा, अगर इसका पहला अवयव A1 B1 C1, बाकी ये दो पंक्ति हैं, इसको सेम ऐसे ही लिख लेना है आपको, समझ रहे हैं। ये आपका एक सारणिक हो गया। फिर यदि ये योगफल है तो योगफल के रूप में, वैसे हमेशा योगफल के रूप में ही रखेंगे। फिर इसका दूसरा अवयव ले लीजिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, फिर A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये दो आपके सारणी के रूप में हो जाएंगे। अब ये दो पद के योगफल के रूप में है तो दो सारणी बन गए। आप ये ध्यान रखेंगे जैसे ये पंक्ति में कोई योगफल नहीं है तो इन दोनों को सेम दोनों सारणी में उतार लेंगे, और यहाँ पे योगफल है तो दोनों को अलग अलग करके योगफल को बना लीजिए, और फिर जो आप इसका मान ज्ञात करेंगे इसका मान ज्ञात करेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो इसके मान के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका पांचवा गुणधर्म है। इस पांचवें गुणधर्म पे एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा पंक्ति है योगफल के रूप में है और इसको बराबर क्या सिद्ध करना है, जीरो सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट साइड ले लीजिए, लेफ्ट साइड अगर लेते हैं तो a प्लस 2x x, b प्लस 2y y, c प्लस 2z z, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब यहाँ पे योगफल है तो दो सारणी का बना सकते हैं योगफल के रूप में। पहला सारणी क्या बन जाएगा, ABC, इसका पहला और ले लीजिए ABC, और ये x y z हो गया, ठीक। फिर प्लस, अब इसका पहला पंक्ति में वही अवयव और दूसरे पंक्ति में क्या रहेगा, 2x 2y 2z, फिर लास्ट में x y z है। क्लियर। अब आप देखो अगर किसी सारणी के दो पंक्ति के संगत अवयव समान हो या दो स्तंभ के संगत अवयव समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ देख रहे हैं R1 और R2 दोनों सेम है तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। इसमें देखो अभी यहाँ पे दो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे दो कॉमन है R2 में, दो कॉमन कर लीजिए, दो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा ABC x y z, और ये भी x y z। यहाँ भी देख रहे हैं ये पंक्ति और ये पंक्ति समान है, जब दो पंक्तियाँ समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका आंसर आएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0, यही आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। आगे बात समझें। इस प्रकार से जितने भी गुणधर्म आप पढ़े अभी ये गुणधर्म बचा छठवां, तो यहाँ पे जो भी सारणिक रहेगा उसका मान ज्ञात करने रहेगा, उसमें आप गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है और आसानी से उस सारणिक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए लास्ट वाला गुणधर्म देख लेते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल और सॉल्व कराते हैं। छठवां गुणधर्म देखते हैं जो कि आपका लास्ट गुणधर्म है। इसमें है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, एक पंक्ति हो या स्तंभ हो, उसके प्रत्येक अवयव में दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के दूसरे पंक्ति अवयव के साथ संगत अवयव के साथ समान गुणज को जोड़ दिया जाए, मतलब गुणा करके उस पहले वाले पंक्ति के अवयव के साथ जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। जैसे आप आव्यूह में पढ़े हैं, संक्रिया तीसरी वाली संक्रिया रखते थे, R1 में दो गुणा करके R3 में जोड़ते थे या R1 गुणा करके घटाते थे। इस प्रकार से जो संक्रिया होगी तो सारणिक में जब करेंगे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप लिखते थे वहाँ पे वैसे यहाँ पर भी लिखना। जैसे R1 को आप क्या लिख रहे हैं, R1 प्लस 2R2, मतलब R2 में आप दो का गुणा कर रहे हैं, उसके बाद R1 जोड़ रहे हैं, फिर R1 का स्थान लिख रहे हैं, तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या आप कॉलम में कर रहे हैं, स्तंभ में कर रहे हैं, तो C3 में 3 का गुणा कर रहे हैं, C1 में जोड़ रहे हैं तो उसको C1 का स्थान लिख रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार आप संक्रिया कर सकते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारणिक का मान वही रहेगा। देखते हैं
यहाँ पे आपका जो आव्यूह है सारणिक है इस प्रकार से दिया है A1 B1 C2 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर यहाँ पे हमें संक्रिय कराएं R1 को R1 प्लस के R2 कर दें, मतलब R2 में के का गुणा करें उसके बाद R1 में जोड़ें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये डेल्टा ही रहेगा। और लिखना क्या है R1 के स्थान पे, तो R1 प्लस मतलब A1 प्लस के R2, इसमें के का गुणा कर लो K2। फिर ये हो गया B1 प्लस, इसमें के का गुणा कर लो के B2, इसमें C1 प्लस इसमें गुणा कर लीजिए KC2। बाकी आप R2 को ऐसे रख दीजिए और R3 को रख दीजिए, ठीक है। तो ये जो सारणिक का मान होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका गुणधर्म है 6 नंबर। यहाँ पे संक्रिया आप करा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। क्लियर है ये। अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस पे आपका ये एग्जाम्पल है, ये इस प्रकार से आपके जो एग्जाम्पल होंगे इस प्रश्नावली में उसको आपको सिद्ध करने को दिया जाएगा या उसमें मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो उसके मान को ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, तो बातें एक ही हैं, अर्थात सारणिक को आपको सॉल्व करना है। तो सारणिक को सॉल्व करने के लिए इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, सभी गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। और गुणधर्म का प्रयोग करते समय एक बात ये ध्यान रखेंगे कि हम क्या संक्रिया कराएं कि जिससे कि इसके अवयव शून्य हो। शून्य करने के प्रयास में आप ज़्यादा रहेंगे, या कॉमन हो रहा है तो कॉमन करने के प्रयास में रहेंगे, लेकिन आप पहली प्राथमिकता देंगे कि शून्य हो जाए। क्लियर। तो ऐसी संक्रिया कराइए, जोड़िए घटाइए, इधर उधर पंक्ति स्तंभ की करिए, 6 संक्रियाएँ हैं। कोई भी संक्रिया करिए जिससे कि अवयव क्या हो, एक भी शून्य मिल रहा है तब भी संक्रिया करिए, शून्य मिलता है तो आसान हो जाता है। तो आप सारणी को सरल करने में आपको, सारणी को हल करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। चलिए यह क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड आप इसको छोड़ देते हैं, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो, यदि हम इसमें 2 का गुणा करें और इसमें से घटा दें तो यहाँ 0 आ जाए। 2 का गुणा करें घटाए 0 आ जाए, यही वाली संक्रिया होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R2 क्या लिखेंगे, R2 माइनस 2R1, मतलब इसमें 2 का गुणा करके तब इसमें से घटाएं तो ये 0 आ जाएगा। एक 0 हो रहा है, इधर देखेंगे क्या आएगा, एक तो 0 बन रहा है। तो चेंज किसको करना है, R2 को। यहाँ पे जो लिख रहे हैं और जिसके साथ गुणा उड़ा कर रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये R2 है, R2 के साथ आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो R2 यहीं पर रहेगा। जिसमें गुणा भाग कर रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं होना है। अब देखिए संक्रिया अगर हम कराएं तो R1 वैसे रहेगा, A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी। R2 क्या लिखना है, R2 में घटाना है 2R1, 2 गुणा कर इसमें घटाइए, 2 गुणा होगा तो 2 होगा, 2A में 2A घट गया 0। इसमें 2 का गुणा करेंगे 2A प्लस 2B, तो 3A में 2A घटाएंगे A आएगा, और 2B में 2B घट गया 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 गुणा करिए, इधर 2 2 हो गया सब, इसमें घटाइए, 4A में 2A घटेगा 2A, 3B में 2A घटेगा B आएगा, 2C में 2C घट गया 0 हो गया। क्लियर। बाकी आप R3 ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे फिर इसके क्या संक्रिया कराएं कि फिर से हमें 0 मिले। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर हम इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटाएं तो फिर ये 0 हो जाएगा। फिर 0 हो रहा है तो फिर से वही संक्रिया हम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R3 क्या लिखेंगे, R3 माइनस 3R1, मतलब R1 में 3 का गुणा करें फिर R3 में घटाएं। तो आप R1 को ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद आप R3 को चेंज करेंगे और किसी को नहीं, R2 भी वही रहेगा 2A प्लस बी। अब देखो इसमें 3 गुणा करो, 3A में 3 है गया 0, इसमें 3 है 3B, इसमें घटाइए 6 है 3B, 3 हो गया, 3B में 3B 0, इसमें 3 का गुणा करो, 10A में 3A घटाएंगे 7A, 6B में 3B घटाएंगे 3B, और 3C में 3C घट गया 0। तो ये आपका साड़ी क्या है, क्लियर है इतना। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ कॉमन वॉमन है कहीं पे, और भी सरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप सीधे सीधे आप क्या करो, छोटा सा प्रसार कर लो। छोटा सा प्रसार करने का क्या मतलब है कि जिस पंक्ति या स्तंभ में 0 ज़्यादा है आप उसी पंक्ति स्तंभ के अंदर प्रसार करेंगे तो आसानी से और छोटा प्रसार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं C1 में ये 2 अवयव 0, एक ही अवयव बचा है, तो इसके अंदर प्रसार कर दीजिए, एक लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये देखो प्रसार करना और गुणधर्म का प्रयोग करना ये केवल सारणी के मान को ज्ञात करने में सरल करने के लिए होता है कि कितना आसानी से आ जाए, कितना सरलता से आए, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर
तो C1 में देखो ये पहला अवयव ए है, इसका आप सारणी जब रखेंगे तो क्या होगा, इस पंक्ति को इस स्थान में छोड़ देंगे तो ए 3a 2a प्लस बी और 7a प्लस 3b। ठीक है, बाकी ये जीरो है, ये जीरो है, आप यहाँ -0 + 0 करेंगे, इसके उपसारणी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मान ज्ञात करो फिर जीरो गुणा करो जीरो ही आएगा, इसीलिए जीरो को लिया जाता है। यहाँ गुणा करिए तो 7a² + 3ab, इसका गुणा करिए -6a² - 3ab, 3ab खत्म हो गया, और 7a² में 6a² हटाएंगे a² आएगा तो मिल के क्या आ गया, एक ही होगा, यही देखिए आपका राइट साइड आ जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो सारणी का आप जब उसका प्रसार करेंगे, हल करेंगे, तो उसको आसान बनाने के लिए गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो 4 नंबर 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सारणी को सिद्ध करने के लिए देगा या उसका मान ज्ञात करने के लिए देगा। क्लियर है। अब आप इस गुणधर्म की सहायता से इसके एग्जाम्पल को लगाएंगे, एक्सरसाइज को लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। उसके पहले आप लोग इसको लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको कुछ बातें यहाँ पे आसान लगने लगे, समझ में आ जाए, जिससे कि अगले वीडियो में जब क्वेश्चन को हम लगाए तो आप आसानी से उसको समझ सको।